एशिया महाद्वीप का जो पहला लेक्चर है उसे हम लोग देखे का जो पहला लेक्चर है उसे हम लोग देखे थे। ये जो लेक्चर हम लोग देखेंगे वो सेकंड लेक्चर एशिया महाद्वीप का ही देखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले हम लोग देखे क्या देखे, तो आप लोग पठार देख रहे थे, और कौन सा पठार, तिब्बत का पठार देख रहे थे। और तिब्बत का पठार अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण होता है। अंतरा पर्वतीय का मतलब क्या होता है, पर्वतों की ढालों के सहारे जो पठार विकसित होते हैं उसे अंतरा पर्वतीय पठार के नाम से जाना जाता है। और हिमालय को देखा जाए या क्यून को देखा जाए, त्यान शान को देखा जाए, उन सभी के भाग में हिमालय, क्यून, इन सबों के भागों में ये तिब्बत का पठार स्थित है, इसलिए इसे अंतरा पर्वतीय पठार के नाम से जाना जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पठारों में से एक पठार है। ये जो भाग हम लोग देख रहे हैं तिब्बत का पठार, लेकिन अब हम लोग देखने जा रहे हैं पामीर का पठार। और पामीर के पठार को अगर हम लोग देखें इस मैप में, तो यहां पर आपको मिलेगा पामीर का पठार। ये जो पामीर का पठार है ये दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा पठार है, और सर्वाधिक ऊंचा पठार होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, तो इसे विश्व का छत कहा जाता है। और यहीं से देखा जाए तो नीचे की तरफ हिमालय पर्वत, त्यान शान, क्यून लून, हिंदू कुश, कई पर्वतों का उद्गम होता है। इसलिए इस पर्वत को, पामीर के पर्वत को कई पर्वतों की गांठ के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर हम लोग पामीर के पठार को देखें, लिखा गया है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, किधर है, उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। यह सेंट्रल एशिया के पर्वत श्रेणियों के मिलन बिंदु के रूप में विद्यमान है। यह महादेशीय क्षेत्रों में बिल्कुल ढांचागत रूप में विस्तारित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये ध्यान देना है। प्रश्न आप लोगों से खूब पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है विश्व का छत। इसकी ऊंचाई देखा जाए तो लगभग 4900 मीटर ऊंचा है ये पामीर का पठार। आगे हम लोग देखें तकला मकान मरुस्थल, और जो तकला मकान मरुस्थल है या टकला मकान भी मिलेगा या तकला मकान मरुस्थल मिलेगा, ये भी अंतरा पर्वतीय मरुभूमि बेसिन है का उदाहरण है। यह त्यान शान उत्तर में एवं क्यून लून शान तथा तारिम बेसिन दक्षिण में के मध्य या बीच में अवस्थित है। संवहनिक पवन जो काराबुरान है, काराबुरान यहाँ शुष्क क्षेत्रों में बहता है। इस टकला मकान में ये प्रश्न आप लोगों से बनता है कि टकला मकान कहाँ, टकला मकान में कौन सी पवन चलती है, तो ये शुष्क पवन है जो काराबुरान यहाँ पर चलती है। अब हम लोग अर्मेनिया के पठार को देखें, तो जो अर्मेनिया का पठार है इसे देखा जाए तो यह काला सागर एवं कैस्पियन सागर के मध्य अवस्थित है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पठार है जो काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा अर्मेनियन पठार। इसे अर्मेनियन गांठ भी कहा जाता है, कारण यहां से पामीर की गांठ की तरह अनेक पर्वत श्रेणियां विस्तारित होती है। जैसे हम लोग पामीर के पठार को देखते हैं कि कई पर्वत श्रेणियों का विस्तार होता है, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अर्मेनिया के पठार से भी, जैसे टारस हो गया, पोंटिंग हो गया, इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है अर्मेनिया के पठार से। शान का पठार, शान के पठार को देखा जाए तो म्यांमार के पूर्वी क्षेत्र में पेगु योमा एवं अराकान योमा पर्वत के मध्य अवस्थित है। और इस पठार से होकर साल्विन नदी बहती है। आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए, आपसे पूछा जाता है कि किस पठार से साल्विन नदी प्रवाहित होती है, तो साल्विन नदी प्रवाहित होती है शान पठार से। और शान पठार कहां पर है, तो ये म्यांमार के पूर्वी क्षेत्रों में पेगु योमा में और अराकान योमा का जो मध्य में है उसी में अवस्थित है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कीमती पत्थर, जिसे मानिक आप लोग कहते हैं, मानिक, चांदी, सीसा, टीन, टंगस्टन का भंडार है। आगे देखें लिखा गया है अनातोलिया या एशिया माइनर या तुर्की का पठार। यहां ध्यान देंगे आप लोग, अनातोलिया और एशिया माइनर और तुर्की का पठार, ये तीनों एक ही का नाम है। या आपसे अनातोलिया पूछता है या एशिया माइनर या तुर्की का पठार देखा जाए तो यह पोंटिंग पर्वत जो अभी देख रहे थे अर्मेनिया की गांठ से, अर्मेनिया से निकलता है, तो यह पोंटिंग पर्वत श्रेणी
उत्तर पश्चिम में एवं टारस पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में के मध्य अवस्थित है। एक विशाल पठार जिसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। यह कटकों और ज्वालामुखी अंशों द्वारा टूटा हुआ पठार है। इस पठार से दजला फरात नदी क्या होती है, होकर बहती है। आपको ध्यान रखना है। जो कहां पर गिरेगी, तो अरल सागर में, दजला फरात, अरल सागर। आगे हम लोग देखें, लिखा गया गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल देखा जाए तो यह मंगोलिया पठार के दक्षिण पूर्व में अवस्थित एवं इसका विस्तार क्षेत्र चीन के अंतर्गत भी है। आंतरिक अवस्थिति के कारण यह शुष्क क्षेत्र है। यहाँ वायु द्वारा कटे छटे समुद्र तट के बालू के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां तथा पत्थर या कंकर का बंजर चादर दिखता है। एशिया की प्रमुख नदी देखिए भैया, एशिया की प्रमुख नदी आप लोगों को देखना है। थोड़ा सा धैर्य बना के, नदियों से प्रश्न आप लोगों से बनते हैं। और एक नंबर पे जो नदी लिया गया है, ये नदी लिया गया है यांगतीसी। और जो यांगतीसी नदी है, ये पूरे एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसे देखा जाए कि जो इसका स्रोत है वो तिब्बत का पठार से है। तिब्बत के पठार से देखा जाए तो मुख्य रूप से जो नदियां निकलती हैं, भारत की तरफ 3 नदी आती है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। चीन की तरफ जो नदियां जाती है उसमें यांगतीसी सबसे बड़ी है, हांगहो है, मेकांग है। इसके बाद हम लोग देखें कि जो नदी यांगतीसी और हांगहो के बाद आप लोग देखें कौन कौन सी नदियां हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हांगहो नदी है। हांगहो के बाद आप लोग देखेंगे सिक्यांग नदियां और मेकांग नदी, इतने नदियां यहां से निकलेंगी। चलिए, इसमें हम लोग देखें लिखा गया है यांगतीसी नदी तो तिब्बत का पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में जाके गिरती है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। जरा हम लोग देखें कि जो यांगतीसी नदी है, ये तिब्बत के पठार से निकलने के बाद जहां पर गिरती है वो आपका देखा जाए तो प्रशांत महासागर में स्थित दक्षिणी चीन सागर है। और इसी के तट पर संघाई है और वुहान, जो खूब पूछा जाता है, संघाई और वुहान पूछा जा सकता है क्योंकि वुहान आप लोग अभी देख रहे हैं कि कोरोना के वजह से चर्चित है, तो पूछा जा सकता है कि किस नदी के तट पर अवस्थित है। आगे लिखा गया कि यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। आपको ध्यान देना है, यह सिचुआन बेसिन क्षेत्र से होकर गुजरती है। सिचुआन को चीन का चावल का कटोरा कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो सिचुआन बेसिन है, ये सिचुआन बेसिन चीन के चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। इस नदी के किनारे बसा चीन का जो प्रमुख शहर है वो संघाई है और वुहान है। इसमें हम लोग देखें जो रिवर आप लोग देख रहे हैं, ये रिवर यांगतीसी रिवर का आप लोगों के सामने चित्र दिखाया जा रहा है। हांगहो नदी को देखा जाए तो हांगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको देखें, लिखा गया है कि तिब्बत के पठार से निकलती है। इसका निकास क्षेत्र है। इस नदी के पूर्व का निकास क्षेत्र देखा जाए कहां पर गिरती है तो ये पीत सागर में, लेकिन अब इसका जो निकास क्षेत्र है वो बदल गया है और बदल के क्या हो गया, पोहाई हो गया। इसकी लंबाई 5464 किलोमीटर है। इसको हम लोग देखें तो ये आप लोगों को एलो रिवर दिखाई दे रही है और एलो रिवर ऐसे घूमते हुए और जाकर यहाँ पर जो पोहाई है यहाँ पर गिर जाती है। पहले यहाँ पर गिरती थी लेकिन वर्तमान समय में पोहाई में ये गिर जाती है। लिखा गया है कि यह मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित नदी है और यही कारण है कि इसे चीन का शोक कहा जाता है। आप लोगों से प्रश्न बनता है कि चीन के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो पीली नदी या हांगहो नदी हो जाएगी। चूंकि यह लोयस निर्मित मैदान से होकर बहती है और लोयस निर्मित मैदान वस्तुतः पीला होता है, इसलिए यह पीली नदी के नाम से जानी जाती है। या हल्का सा आप लोग सुने कि जो ये हम लोग हांगहो नदी की बात कर रहे हैं, हांगहो नदी कहां से गुजरती है, तो हांगहो नदी जहां से गुजरेगी उन क्षेत्रों में अफ्रीका महाद्वीप से पवनों द्वारा जो रेगिस्तानी मृदा है इसे उड़ाकर लाके जमा किया जाता है और बारिश में ये मिट्टियां बह के इस नदी में जाती है और ये नदी देखने पर बिल्कुल पीली दिखती है क्योंकि इसमें जो लोएस मृदा है ये बहुत बड़े पैमाने पर बहती है और इसलिए इसे पीली नदी कहते हैं। और जहां पर गिरती है उसे भी हम लोग पीला सागर कहते हैं। लेकिन इतना मलबा ले जाके वहां पर ये जमा कर दी कि पीला सागर का मुहाना बंद करके ये दूसरे तरफ मुड़ गई और उसे वर्तमान में हम लोग पोहाई के नाम से जानते हैं और इसे चीन के शोक के नाम से जाना जाता है क्योंकि जब इसमें बाढ़ आता है तो चीन में बिल्कुल अफरा तफरी मच जाती है।
आगे हम लोग देखें सिक्यांग नदी दिया गया है। तो जो सिक्यांग नदी है ये भी कहां से निकलेगा, पूर्वी यूनान या चीन से या तिब्बत के पठार से निकलेगा। निकास क्षेत्र दक्षिणी चीन सागर है। चीन में कुल रेशम उत्पादन के आधे से अधिक उत्पादन यांगतीसी सिक्यांग नदी के डेल्टाई क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखना है। चीन की 75% जनसंख्या हांगहो, यांगतीसी और सिक्यांग नदी बेसिन के उपजाऊ क्षेत्रों में निवास करती है। अगली नदी है मिकांग नदी और ये भी तिब्बत उच्च भूमि से निकलेगी और निवास क्षेत्र देखा जाए तो दक्षिणी चीन सागर में जाके गिर जाएगी। ये जो रिवर आपको दिखाई जा रही है ये कौन सी, मिकांग रिवर दिखाई जा रही है, ये आप लोग मिकांग रिवर देख रहे हैं। आगे हम लोग देखें मिकांग में कि लिखा गया है कि चीन किसके बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, चीन, थाईलैंड और लाओस के बीच प्राकृतिक सीमा कंबोडिया और वियतनाम से बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है। इसकी दूरी देखा जाए तो 4160 किमी है। आगे लिखा गया कि दक्षिण पूर्व एशिया की ये सबसे लंबी नदी है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु आप लोगों के लिए होगा कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी आप लोगों से पूछ दे तो उत्तर हो जाएगा मेकांग। यह लाओस, थाईलैंड के मध्य पश्चिमी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। नूम पेन जो कंबोडिया की राजधानी है एवं हो ची मिन सिटी वियतनाम की इस नदी के किनारे बसा है। आगे लिखा गया है कि दक्षिणी वियतनाम की मेकांग घाटी चावल उत्पादन के लिए प्रमुख है और डेल्टा देखा जाए तो चापाकार डेल्टा बनाती है। वियतनाम में अवस्थित तीपाकार वितरिकाओं द्वारा निर्मित एवं मैंग्रोव वनस्पतियों के पनपने के कारण इस तट की स्थिरता आती है। चाओ फ्राया नदी देख लीजिए भैया, यह थाईलैंड की प्रमुख नदी है जो थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के डेल्टाई क्षेत्र उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी एवं इसमें अधिकांशतः चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है तथा यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। इस नदी के तट पर बैंकॉक शहर अवस्थित है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। इस नदी के तट पर कौन सा शहर है तो चाओ फ्राओ नदी के तट पर बैंकॉक शहर अवस्थित है। नेक्स्ट साल्विन रिवर को देखा जाए, अभी आप लोग साल्विन रिवर को देखे थे तो ये तिब्बत उच्च भूमि से निकलती है और इसका निकास देखा जाए तो मर्तबान की खाड़ी है। यह नदी चीन एवं शान को पठारी क्षेत्र म्यांमार से होकर 2920 किमी की दूरी तक बहती है। यह जो म्यांमार है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा कि जो साल्विन नदी है यह म्यांमार की सबसे लंबी नदियों में से एक है। आगे लिखा गया है इरावदी नदी। इरावदी नदी को हम लोग देखें, लिखा गया है कि स्रोत उत्तरी म्यांमार से, निकास बंगाल की खाड़ी। सहायक नदी चिंदवीन है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। और जो चिंदवीन है और इरावदी है इन दोनों के बीच में बहुत बड़े पैमाने पर म्यांमार में चावल और कपास की खेती की जाती है। किसकी? इन दोनों के बीच में चावल नहीं, गेहूं होगा, गेहूं और कपास की, गेहूं और कपास की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। और जो म्यांमार का पूर्वी भाग है उस पूर्वी भाग में सित्यांग नदी एक है। सित्यांग नदी और जो इरावदी नदी है इन दोनों के मध्य में जो चावल की खेती की जाती है म्यांमार में, तो जो इरावदी नदी है उसके पूर्वी भाग में और सित्यांग नदी के पश्चिमी भाग में चावल की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। यह म्यांमार की प्रमुख नदी है और इसे म्यांमार की क्या कहते हैं? म्यांमार की जान कहते हैं। इसे हम लोग देखें म्यांमार में इसका सीन, और म्यांमार में बहुत बड़े पैमाने पर इसी से आयात निर्यात भी किया जाता है और इसी के बेसिन में बहुत बड़े पैमाने पर कृषि कार्य किए जाते हैं। पूर्वी भाग में धान की खेती की जाती है, पश्चिमी भाग में किसकी की जाती है? जो चिंदवीन नदी की तरफ है, गेहूं और कपास की खेती की जाएगी। लिखा गया है कि मेंडले शहर के चारों ओर सेंट्रल बेसिन क्षेत्र इरावदी एवं चिंदवीन के मध्य गेहूं एवं कपास उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। इरावदी एवं सितांग नदी का डेल्टा क्षेत्र म्यांमार का चावल का कटोरा कहा जाता है, जो अभी मैं आप लोगों को बताया कि म्यांमार के चावल का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध है। और इसके तट पर जो मेंडले शहर है, ये मेंडले शहर अवस्थित है म्यांमार का। आगे हम लोग देखें, लिखा गया दजला और फरात नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। दजला और फरात नदी इराक की दो प्रमुख नदी है जो दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर बहते हुए नदमुख से होकर फारस की खाड़ी में गिरती है। दजला फरात कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में। इराक के सत अल अरब इसका संगम क्षेत्र है। आगे दिया गया अमू दर्या एवं सिर दर्या।
यह देखा जाए तो यह एशिया की दो प्रमुख नदियां जो अर्ध शुष्क क्षेत्र में बहते हुए अरल सागर में मिल जाती हैं। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि अरल सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो अमू दर्या और सिर दर्या कहाँ गिरती है? अरल सागर में। और अरल सागर का वर्तमान में स्थिति ये हो गया है, ये धीरे धीरे एक बंद भाग या सूखता हुआ चला जा रहा है, या इसका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त होने वाला है। यह सूखता चला जा रहा है, इसका अस्तित्व बिल्कुल खतरे में है। ये जो हम लोग अरल सागर देख रहे हैं, इस प्रकार से हम लोगों का जो एशिया महाद्वीप है ये पूरी तरह से समाप्त हुआ। और एशिया महाद्वीप के बाद मात्र एक लेक्चर हम लोग और लेंगे जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रहेगा, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ हम लोग जो दक्षिणी ध्रुवीय महाद्वीप है अंटार्कटिका, उस अंटार्कटिका को देखेंगे, क्योंकि अंटार्कटिका से भी आप लोगों के कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंटार्कटिका का जो मैसिफ है, जो सबसे ऊंचा स्थान है वो कौन सा है, उस पर जो लैम्बर्ट ग्लेशियर है वो पूछ लिया जाता है, उस पर जो शोध संस्थान है उससे पूछ लिया जाता है, श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं ये पूछ लिया जाता है, वहां पर जो एरेबस ज्वालामुखी है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो कई प्रश्न वहां से बन जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी कई प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, जैसे आप लोग ग्रेट बेसिन पूछ लिया जाता है, या आप लोगों से कि जो उत्तरी पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ है उससे पूछ लिया जाता है, यहाँ के ऊंचे स्थान पूछ लिए जाते हैं, यहाँ के नदी के बारे में, मरे डार्लिंग नदियों के बारे में, यहाँ के जो स्वर्ण खदान है कलगुल्ली और कुलगार्डी, इन सबों के बारे में तो कई प्रश्न यहाँ से आप लोगों से बनते रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ध्रुवी महाद्वीप, जिसको हम लोग अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं, इसे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग उसको भी क्लियर कर लेंगे। फिर आप लोगों का पूरा सिलेबस सुपर टेट का समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे।